इस क्वेश्चन में ध्यान से समझना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले डायग्राम देखो, इसमें डायग्राम से आपको एक चीज समझ में आ जाएगी। देखो डायग्राम से क्या समझ में आना चाहिए कि मेरे को ये बोला गया तीन पार्टिकल ये ए बी सी, उन तीनों पार्टिकलों को अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे फेंका। ठीक है, कुछ मान के चलो ए को अलग एंगल पे, बी को अलग पे, सी को अलग पे, और जो इनकी ट्रेजेक्ट्री थे उसका एक कर्व दे दिया गया और एक चीज बोल दी गई ये सबको जो आ रहा है इसी लाइन के अंदर में आ रहा है। ठीक है, सबकी रेंज दे दी गई मेरे को। अब मेरे से पूछा क्या गया, सबके एंगल अलग अलग, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग अलग है, सबकी वेलोसिटी अलग अलग है। अब मेरे से क्या पूछा गया कि मेरे को ये बता दो जो प्रोजेक्टिंग स्पीड है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टिंग स्पीड सबसे ज्यादा किसकी पाई जाए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टिंग स्पीड में क्या रिलेशन होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो रिलेशन हमें कैलकुलेट करने के लिए हमें लॉजिक समझ में आना चाहिए। लॉजिक क्या समझ में आना चाहिए, पहले इस लॉजिक को देखो। हमें ये समझो इसमें दिखाई क्या दे रहा है, दिखाई ये दे रहा है कि इस पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट भी यही है मेरे पास, इस पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट ये है और इस वाले पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट यही है। हमें जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि तीनों प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट है मेरे बेटे, वो मैक्सिमम हाइट तीनों की सेम है। ठीक है, इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ करें, एक चीज और दिखाई दे रही है इसमें कि जो पार्टिकल सी है, जैसे ए पार्टिकल की जो रेंज है ये आर ए है, बी पार्टिकल की जो रेंज है मेरे बेटे वो आर बी है, और जो सी पार्टिकल की रेंज है वो आर सी है। रेंज सबसे ज्यादा किसकी दिखाई दे रही है, रेंज जो सबसे ज्यादा है वो आरसी की है, उसके बाद रेंज आरबी की है, और सबसे कम रेंज किसकी है, आर ए की है। मेरे को ये दिखाई दे गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट में रिलेशन कैसे बताएं और स्पीड में कैसे रिलेशन बताएं, तो पहले इसके लिए हमें लॉजिक समझ में आना चाहिए। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है मेरे बेटे, ये चूंकि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है, अर्थ से थीटा एंगल पे आपने फेंका तो 2u sin थीटा बाई जी होता है। अब इसमें एक चीज देखो, 2 कांस्टेंट जी कांस्टेंट, u sin थीटा का मतलब क्या होगा, u sin थीटा का मतलब है जो टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के, यानी जिस वेलोसिटी से आप फेंक रहे हो उसका y कंपोनेंट ही तो u sin थीटा होता है। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलो भाई साहब, अब जरा हाइट के लिए भी देख लें एक बार। तो हाइट मेरे पास क्या होती है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, 2 कांस्टेंट जी कांस्टेंट u sin थीटा तो बेसिकली y कंपोनेंट है, यानी जो हाइट भी है वो y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर है लेकिन y कंपोनेंट के प्रोपोर्शनल है। अब जरा रेंज का भी रिलेशन देखें, और पहले तो एक आंसर तो हमारा यही से आ गया, अगर तीनों की हाइट सेम है, क्योंकि हाइट y कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी y कंपोनेंट के, और सिर्फ टाइम भी y कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जो रिलेशन हाइट का वही रिलेशन टाइम का। इसका मतलब क्या समझे, जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा तीनों के लिए TA इक्वल्स टू TB इक्वल्स टू TC, तीनों को टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे बेटे सेम आ जाएगा। अगली बात समझो इसमें ध्यान से, क्या रेंज के लिए, रेंज का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। साइन 2 थीटा को मैं क्या 2 साइन थीटा cos थीटा लिख सकता हूं, और u स्क्वायर को u इंटू यू लिख सकता हूं। तो ये रेंज क्या बन जाएगा 2 बाय जी, और u cos थीटा यानी ux, और u sin थीटा यानी uy, यानी जो रेंज है मेरे बेटे वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों के एक साथ प्रोपोर्शनल है। लेकिन 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 इसमें ध्यान से देखें कि चूंकि y कंपोनेंट वेलोसिटी का तो सबके लिए सेम आ रहा है, y कंपोनेंट क्योंकि सबकी हाइट बराबर है, हाइट बराबर तो सबका y कंपोनेंट बराबर, यानी जो रेंज है वो किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ x कंपोनेंट पे। यूं कह दो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो रेंज पे, तो रेंज मेरे को सबसे ज्यादा किसकी दिखाई दे रही है, c की, तो जिसकी रेंज सबसे ज्यादा उसी के लिए x कंपोनेंट सबसे ज्यादा, तो UC x कंपोनेंट सबसे ज्यादा किसे, वो C का, फिर B का, फिर A का। हैंस ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखिए चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा, देखो बहुत ध्यान से, देखो बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पहले सुन लेना फिर सॉल्व करना। क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक बॉल थी जो कि अर्थ सरफेस से कैपिटल h हाइट ऊंचाई पर रखी हुई थी। ठीक है, हमने इस बॉल को यहां से ड्रॉप किया h हाइट से, कैपिटल h हाइट से। फिर ये बात, अगली बात ये बोली कि एक इंक्लाइंड सरफेस है, इंक्लाइंड प्लेन है मेरे पास। ठीक, इंक्लाइंड प्लेन कहाँ है, अर्थ से स्मॉल h हाइट पे। अब बोला क्या गया, जब ये बॉल यहां से ड्रॉप की गई तो बॉल आके पहले टकराती है इस इंक्लाइंड सरफेस से, ये बॉल वही बॉल है, ये दो बॉल अलग अलग नहीं, ये बॉल आके टकराएगी यहाँ। तो जब ये बॉल यहां से आके टकराती है तो आफ्टर स्ट्राइकिंग इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल, टकराने के बाद इंक्लाइंड सरफेस से टकराने के बाद वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि मेरे को इस इंक्लाइंड सरफेस की वो मैक्सिमम हाइट बता दो
एच की वैल्यू बता दो, कहने का मतलब एच की वैल्यू बता दो, जिस एच की वैल्यू के लिए ये बॉल को यहां से यहां तक जाने में, सुनना, बॉल को कहने, टोटल बॉल को यहां से ड्रॉप की तब से लेके यहां तक आने में जो टाइम है वो कैसा लगे, मैक्सिमम लगे। क्वेश्चन एक बार और देख लो, मैं यही क्वेश्चन बोल रहा है शायद, क्वेश्चन की बात क्वेश्चन में यही है कि एक बॉल को ड्रॉप किया कैपिटल एच हाइट से और इंक्लाइंड सरफेस जो है वो स्मॉल एच हाइट पे है, बॉल इंक्लाइंड प्लेन से कोलाइड करती है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल हो जाती है। स्मॉल एच की क्या वैल्यू होनी चाहिए सो दैट द बॉल टेक मैक्सिमम टाइम टू रीच द सरफेस, अर्थ सरफेस तक पहुंचने में बॉल को टाइम मैक्सिमम लगे। अब एक चीज सुनना, इसमें क्या किया जाए, अगर टाइम उसने मैक्सिमम बोला तो मैक्सिमम का मतलब कहीं ना कहीं मैक्सिमम, जैसे मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा। तो पहली चीज तो ये देखें कि मान के चलो बॉल को यहां से यहां तक आने में, इंक्लाइंड सरफेस तक आने में टाइम t1 लगा और यहां से फिर यहां तक आने में मान के चलो टाइम t2 लगा, तो ये भी फ्री फॉल, यहां से भी फ्री फॉल। अब क्या करें, तो टाइम पहले t1 निकालें, तो t1 की वैल्यू क्या है, √2h/g, हम जानते हैं इस बात, √2h/g। तो ये कितना होगा मेरे पास, √2, ये कितना टाइम लगेगा, तो h कितना है इसके लिए, तो √2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h/g, ये आगे t1 यहां से लेके यहां तक आने में, फिर इंक्लाइंड सरफेस से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो t2 इक्वल्स टू √2 और ये हाइट कितनी है इसकी, स्मॉल h/g, ये आ गया। तो टोटल टाइम कितना लगेगा बॉल को, तो टोटल टाइम मान के चलो t, तो जो t है मेरे बेटे वो t1 प्लस t2, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं दोनों को जब ऐड कर दूंगा तो मेरे पास √2/g बाहर आ जाएगा, √2/g बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा मेरे पास, √2 कैपिटल S माइनस स्मॉल h और √2 बाहर ले लिया और प्लस, और ये बचेगा मेरे पास √h, ठीक है। ये मेरे पास टोटल टाइम आ गया। अब मैक्सिमम उसने बोला टाइम मैक्सिमम लगे, तो मैक्सिमम का मतलब क्या कि dt/dh इक्वल्स टू 0, टाइम dt/dh इक्वल टू 0। जब इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, dt/dh करेंगे तो ये √2h/g तो बाहर है, अंदर √x का क्या होता है 1/2 √x, तो ये हो जाएगा 1/2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h, चूंकि h वेरिएबल है तो माइनस साइन इसमें आ जाएगा, माइनस है, दूसरा इसका कितना हो जाएगा 1/2 √h इक्वल्स टू 0, ये 0 में चला जाएगा, ये तो 0 हो नहीं सकता, अरे 2 कांस्टेंट है भाई साहब, जी कांस्टेंट 0 हो नहीं सकता, तो ये 0 होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा मेरे पास सीधा सीधा √h इक्वल्स टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, तो h इक्वल्स टू कितना बचेगा, इसको जब लेंगे स्क्वायरिंग करने के बाद तो 2h इक्वल्स टू h, तो h की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बेटे, h की वैल्यू आ गई कैपिटल H/2, यानी अगर स्मॉल h की वैल्यू कैपिटल H/2 हो जाए तो टाइम जो लगेगा वो कैसा लगेगा, मैक्सिमम टाइम लगेगा। ये मैक्सिमम मिनिमम के लिए मैंने किया, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लो। आगे बढ़े बेटा, चलो देखते हैं आगे। देखो बेटा अगला कॉन्सेप्ट देखना, ये कॉन्सेप्ट देखा जाए तो कायदे से रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है, यानी रिलेटिव मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन को मर्ज करके कॉन्सेप्ट बनाया गया है, जिसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, मान के चलो तुमको क्या बोल दिया, एक ट्रक है, ठीक है, ये कोई ट्रॉली है या कोई ट्रक है, ट्रॉली मान लो, ट्रक मान लो, ठेला मान लो, जो मर्जी है वो मान लो, इसके ऊपर एक बॉल रखी हुई है, ठीक है। तुमने क्या किया, ट्रक को, अभी तक क्वेश्चन कैसे कर रहे थे कि बॉल रखी हुई थी सरफेस के ऊपर और उसको यू वेलोसिटी देके थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर देते थे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लेता था, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ लेता था, मैक्सिमम हाइट पूछ लेता था, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते थे हम, ठीक। अब उसने क्या किया, सिस्टम को मूव करा दिया, उसने बोला कि बॉल अब अर्थ के सरफेस पे नहीं है, बॉल एक ट्रॉली पे है, ये ट्रक पे है, वो ट्रॉली या ट्रक खुद मूव कर रहा है, यानी मूविंग सिस्टम पे आपने एक प्रोजेक्टाइल को रख दिया, तो जो ट्रक है, जो ट्रॉली है, इसकी खुद की स्पीड कितनी है, v है। दूसरी बात, ये जो स्पीड u है, ये क्या है, तो सुनना जरा, ये जो आपको प्रोजेक्टाइल की स्पीड है, ये क्या है, इट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। जैसे मान के चलो स्पीड ऑफ बॉल, ये बॉल की स्पीड है, किसके रिस्पेक्ट में, ट्रक के रिस्पेक्ट में है u, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, इट इज द स्पीड ऑफ ट्रक, ये ट्रक की स्पीड मेरे को v दी गई है, और ये ब्लॉक की स्पीड यानी बॉल की स्पीड ट्रक के रिस्पेक्ट में u दी गई है। अब मेरे से बोला कि मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो, हॉरिजॉन्टल रेंज बता दो और मैक्सिमम हाइट बता दो, तो मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले एक चीज देखूं कि भाई मेरे पास इसके रिलेटिव मोशन का इफेक्ट किस चीज पे आएगा, तो वो समझना कि अगर मैं इसकी एक्चुअल बॉल की वेलोसिटी निकालने की कोशिश करूं तो वेलोसिटी क्या आएगी, पहले वाई डायरेक्शन में निकाल लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा इजी है। एक बात बताओ,
जो रिलेटिव मोशन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन में मेरे पास ये जो ट्रक है नहीं चल रहा है, ये ट्रॉली नहीं चल रही है, तो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी इसकी आई हुई वेलोसिटी होगी, तो वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी मेरे पास, ये तो होगी यू साइन थीटा वाई डायरेक्शन की। ठीक है, अगर मैं इसकी यू वाई निकालू यानी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी देखो इस बॉल की, तो वो मेरे पास कितनी होगी, ये तो यू साइन थीटा ही होगी, इसमें कोई मेरे पास इसका रोल पार्ट नहीं आ रहा होगी, ये वाई डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा। हाँ, अगर मूव कर रहा होता वाई डायरेक्शन में तो उसमें भी ऐड कर लेते हैं, सब्सट्रैक्ट कर लेते, जब इस जैसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसके अनुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक और ट्रॉली और द मूविंग सिस्टम इन द गिवन ऑब्जेक्ट, इट डिपेंड ऑन द गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। तो अगर मान के चलो मैं जो बॉल है इस बॉल की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में निकालू, ठीक है, तो वो एक्चुअल वेलोसिटी बॉल की क्या होगी एक्स डायरेक्शन में, तो समझो हम ये जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बॉल with respect to truck equals to velocity of ball minus velocity of truck। ये किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ये पूरा रिलेशन किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ये एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं। एक्स डायरेक्शन में क्योंकि मोशन है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक क्या बोल रहा है मेरे को, यू, ये मेरे को यू दिया हुआ है, इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बॉल में निकालना चाहता हूं एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक कितना मेरे को दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मेरे को v। एक सेकंड, बॉल की वेलोसिटी ट्रक के रिस्पेक्ट में एक्स डायरेक्शन में u नहीं है, ये कितनी है, ये है मेरे बेटे u cos थीटा, u cos थीटा, u तो थीटा एंगल पे है ना, तो ये u cos थीटा, ये u sin थीटा। तो मेरे पास जो वेलोसिटी ऑफ बॉल आ जाएगी किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वो कितनी आ जाएगी मेरे बेटे, u cos थीटा प्लस v, इस तरीके की मेरे पास आ जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ, इस मूविंग सिस्टम की वजह से आप एक चीज देखो कितना चेंज आ गया वेलोसिटी में। अब एक चीज समझे, अब टाइम ऑफ फ्लाइट जैसे निकालना है मेरे को, तो t इक्वल टू क्या होता है, तो सुनना 2u sin थीटा बाई जी या 2uy बाई जी, मैंने uy और u से फॉर्म में भी लिखा हुआ था। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2uy बाय जी, यानी uy की जगह u sin थीटा। हाइट क्या होती है, हाइट होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यानी uy का स्क्वायर बाय u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और जो रेंज होती है, रेंज क्या होती है, u स्क्वायर, या तो बोलो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, या उसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं 2 बाय जी इंटू ux इंटू uy। एक बात का जवाब दो, इसके रिलेटिव मोशन की वजह से किस पैरामीटर पर इफेक्ट आ जाएगा, इस पे इफेक्ट आ जाएगा। कहने का मतलब कि जो कंपोनेंट y की वेलोसिटी के पे डिपेंड करते हैं, y डायरेक्शन के कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं, उसमें नो चेंज, यानी जो अगर ये सरफेस पे होता तो उतना ही टाइम लगता, उतना ही हाइट लगती, लेकिन रेंज में इफेक्ट आ जाता, क्योंकि रेंज में इट डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बोथ। सो एक्स कंपोनेंट में चेंज आ गया है, इस वजह से आ जाएगा। ये आई थिंक सो ये रिलेटिव मोशन आपको मूविंग प्लेन का समझ में आया। देखते हैं आगे। हाँ बेटा देखो अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट ये, अभी तक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल वाला देख लिया, ऑब्लिक वाला देख लिया, अब जो है इंक्लाइंड प्लेन का प्रोजेक्टाइल मोशन है। इंक्लाइंड प्लेन का प्रोजेक्टाइल मोशन देखो, एक चीज तो क्या कई टीचर तो उसको कराती नहीं है, लेकिन एक चीज ये है कि आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो जो मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं उस हिंट्स को अगर आप दिमाग में रखते हैं तो कैसा भी इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन आ जाए आपसे बहुत इजीली IIT जेईई और नीट में सॉल्व हो जाएगा, अच्छी तरह सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी आपको, बशर्ते आपको जो मैं पॉइंट बता रहा हूं इन पॉइंटों को दिमाग में रखना होगा। पहली बात जो उसका डिस्क्लेमर है, जिस तरह से हमने अभी ये सीखा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन, जैसे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल थीटा एंगल पर फेंकने वाला, चाहे टावर से खड़े होकर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने फेंका, दोनों केस में मेरे पास क्या था, सिर्फ ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही थी। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं था। तो पहली बात तो इस बात को जब इंक्लाइंड प्लेन आप पढ़ रहे हो तो पहली बात ये दिमाग से निकाल देना कि एक्स डायरेक्शन में कुछ भी आपका ग्रेविटेशनल इंपैक्ट आएगा ही नहीं, या यूं कह दो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ये दिमाग से पहले तो डिस्क्लेमर्स में ये इसी बात का है। ठीक है, क्यों निकाल देना सर, क्या उसमें इंक्लाइंड प्लेन में कोई एक्सेस बदल जाएगी क्या? बहुत सही बोला बेटा, एक्सेस ही बदल जाएगी। कैसे? एक्स एक्सिस को ही हम चेंज कर देंगे। बात समझ में भाई, जैसा देश वैसा वेश, जैसा क्वेश्चन वैसा लॉजिक। तो हम क्या करेंगे, उसमें एक्सेस ही बदल देंगे। एक्स एक्सिस जैसे हम हॉरिजॉन्टल मानते हैं, मतलब जरूरी है कि हॉरिजॉन्टल मानना, मत मानो, अभी देखें कैसे मानेंगे। वर्टिकल एक्सिस कैसे माने, मत मान, चेंज कर लेंगे उसको, यानी उसमें एक्सिस को ही चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो उससे क्या डिफरेंस आ जाएगा? डिफरेंस पहला ये आ जाएगा, पहला और बड़ा डिफरेंस यही आ जाएगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आपकी सिर्फ वाई डायरेक्शन में लग रही थी, वो उसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट अब एक्स डायरेक्शन में भी आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लेन अब हॉरिजॉन्टल नहीं है, प्लेन इंक्लाइंड है। ठीक है,
अब इंक्लाइंड प्लेन होगा तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन, वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन। तो जो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप डायरेक्ट इक्वेशन लगा के स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में डिस्टेंस इक्वल टू रेंज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम करके निकाल रहे थे, वो नहीं लगेगा, उसमें चेंज आ जाएगा, उसमें भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। पहली बात क्लियर। अगली बात ध्यान से सुने, अगला लॉजिक, जब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो, ठीक है, जब आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहो तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाइए वाई डायरेक्शन में। सर क्यों लगाएं? वो इसलिए लगाइए क्योंकि वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट जब मेरे पास क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी यहां से स्टार्ट किया पूरा लौट के आ गया, तो वाई डायरेक्शन में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, जीरो। जब जीरो डिस्प्लेसमेंट करेगा तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इजीली आंसर आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का। जब आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी हो तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2AH या 2GH, ठीक है, वाई डायरेक्शन में। क्यों लगाइए? क्योंकि वाई डायरेक्शन में जीरो से लेके यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से लेके मैक्सिमम हाइट के बीच में जब आप थर्ड इक्वेशन लगाओगे तो वी वाई जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाके वाई कंपोनेंट वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो। तो इसी के रिगार्ड में आपका बहुत इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा। जरा ध्यान से देख लेना कैसे हो जाएगा। जैसे मान के चलो ये मेरे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये मेरे को क्या दे दिया, कोई वेज दे दिया। हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, वेज शब्द से आप परिचित हो चुके हैं। ये थीटा एंगल पर कोई इंक्लाइंड प्लेन मेरे पास था, ठीक है। ये जो इंक्लाइंड प्लेन है मेरे बेटे, ये सरफेस पर रखा हुआ है, ये अर्थ की सरफेस पर रखा हुआ है। अभी ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता था, अब क्या किया उसने, एक ऑब्जेक्ट यहां ले लिया, ठीक है, एक बॉल को उसने क्या किया, एक छोटी सी बॉल जो है मेरे बेटे वो उसने यहां ले ली, और इस बॉल को उसने स्पीड u हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देके प्रोजेक्ट कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो, ये बता दो, वो बता दो, सब कुछ बता दो। तो पहली चीज ये देखें कि अभी मेरे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसी होती थी, एक्स एक्सिस इसको बोलते थे, वाई एक्सिस इसको बोलते थे। मत मानो, जिस डायरेक्शन में मोशन होता था भाई, इसमें एक्स क्या होता था, जिस डायरेक्शन में रेंज आती थी उसी को एक्स मान रहे थे। तो जब पार्टिकल यहाँ छोड़ा जाएगा भाई साहब, तो ये कुछ ना कुछ मोशन ऐसे करेगा। तो रेंज किस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में, तो जिसमें रेंज आ रही थी उसको एक्स मान ले। तो मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस मैंने ये मान ली अपनी नई एक्स एक्सिस। और मैक्सिमम हाइट जिस डायरेक्शन में आती थी भाई, मैक्सिमम हाइट क्या आती थी उसको वाई मानते थे, तो मैक्सिमम हाइट किस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है, यही तो मेरे पास एच मैक्स है। तो जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट आ रही है उस डायरेक्शन को मान ले वाई एक्सिस, मैंने ये वाई एक्सिस मान ली नहीं, ठीक है। एंगल अगर ये थीटा तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। अब एक चीज समझना, इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ही पूरा का पूरा क्वेश्चन वैसे ही बन गया जैसा हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे देखते थे कि थीटा एंगल पे इनिशियल वेलोसिटी दे के छोड़ दिया। अब ध्यान से देखें, इस वेलोसिटी के भी कंपोनेंट करेंगे भी क्या नहीं, तो कंपोनेंट जो इसमें यूएक्स कंपोनेंट होगा, जो यूएक्स कंपोनेंट होगा वो अभी भी यू कॉस थीटा ही होगा। जो वर्टिकल कंपोनेंट इसके ऊपर होगा यू वाई, वो अभी भी मेरे पास यू साइन थीटा ही होगा। अरे होगा भी कि नहीं होगा, यू वाई यू साइन थीटा। तो सर नया क्या आया, नया देख क्या आया, मान के चलो ये कोई पार्टिकल है, ये ऑब्जेक्ट मान के थोड़ी देर के मान यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो वेट लगेगा वो mg यानी g डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। इस केस में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में भी देख चुके, इधर और इस डायरेक्शन में अगर देखें तो मेरे पास ये क्या होगा, दो लाइन के बीच का एंगल थीटा, नॉर्मल के बीच का एंगल थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। ये जी साइन थीटा ही मेरे पास क्या चीज है, इट्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन एच डायरेक्शन। अब नॉन जीरो वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू एच डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एक्सेलरेशन जो वाई डायरेक्शन में आ रहा है जी कॉस थीटा। चूंकि पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो ये माइनस जी कॉस थीटा। माइनस जी क्यों, तो इस प्रोजेक्टाइल के लिए पार्टिकल नीचे ही तो लग रहा है, लेकिन ये माइनस में नहीं है, जिधर डायरेक्शन में वेलोसिटी उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो ये माइनस में नहीं लेंगे। तो हमने ए एक्स डिसाइड कर लिया, हमने ए वाई डिसाइड कर लिया, ऑलवेज डाउनवर्ड लगेगा। अब हमने यू एक्स डिसाइड कर लिया, यू वाई डिसाइड कर लिया, ए एक्स डिसाइड कर लिया, ए वाई डिसाइड कर लिया। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, बोलो। तो भाई जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने बोला, तो एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। अरे यही होगा भी क्या नहीं होगा। अब क्या किया जाए इसमें, तो एस वाई टी मेरे पास क्या होगा, जब टाइम ऑफ फ्लाइट में निकालूंगा तो एस वाई की वैल्यू कितनी होगी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर मैं देखूंगा तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, जीरो। अरे ये जीरो होगा डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, यू वाई टी यानी यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2, और ए वाई कितना है मेरे पास, ए वाई कितना है जी कॉस थीटा। अरे ए वाई की वैल्यू कितनी, जी कॉस थीटा, इसकी वजह से तो माइनस आया ये, तो जी कॉस थीटा और ये टी स्क्वायर, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको जब इधर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगी 2u साइन थीटा
2u sin थीटा, t से t कैंसल आउट हो जाएगा, 2u sin थीटा अपॉन g cos थीटा। ये वैल्यू किसकी आ गई, यही वैल्यू आ गई मेरे बेटे किसकी, टाइम ऑफ फ्लाइट की। आगे बढ़े, ये टाइम ऑफ फ्लाइट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब क्या निकालना है मेरे को, जो निकालना चाहो वो निकाल सकते हो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, 0 से लेके मैक्सिमम हाइट के बीच में, तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। तो देखो मैक्सिमम हाइट कैसे आएगी, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अभी हमारे पास ये 2u sin थीटा बाई g cos थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी आई थी, 2u sin थीटा अपॉन g cos थीटा। ये बात समझ में आ रही है। चलो अब जरा मैक्सिमम हाइट देखें तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, vy स्क्वायर इक्वल्स टू uy स्क्वायर माइनस 2ay, और जो hmax, मैं सीधी y की वैल्यू पहले से माइनस लेके चलता हूँ क्योंकि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लग रही है, तो मैक्सिमम हाइट पे जाके 0 हो जाएगा। तो ये 0 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, यानी 2 इंटू ए वाई कितना है मेरे पास, g cos थीटा, तो g cos थीटा, ए वाई की वैल्यू कितनी है, g cos थीटा, और इंटू एच मैक्स इक्वल्स टू कितना, u sin थीटा का स्क्वायर, यानी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो एच मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे, एच मैक्स की वैल्यू आ गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g cos थीटा। ये वैल्यू किसकी आ गई, ये मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है मेरे को, अब मेरे को हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है। तो ध्यान रख, हॉरिजॉन्टल रेंज का कॉन्सेप्ट टोटली चेंज हो गया। वहां क्या करते थे, सब स्पीड इनटू टाइम करते थे, लेकिन यहाँ नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन ऑफ 0 नहीं है, एक्स की वैल्यू g sin थीटा है। तो क्या करें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, तो ये आ जाएगा मेरे पास क्या, रेंज। तो रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी और प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो एस एक्स यानी कि रेंज इक्वल टू यू एक्स कितना है मेरे पास, u cos थीटा, और t टाइम पीरियड कितना था, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, 2u sin थीटा, 2u sin थीटा बाई g cos थीटा, 2u sin थीटा बाई g cos थीटा प्लस 1/2, और ax कितना है मेरे पास, g sin थीटा, तो g sin थीटा और इनटू ये t का स्क्वायर, t की वैल्यू फिर से पुट कर देंगे। तो इससे सॉल्व करके मेरे पास इस तरह से रेंज आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है क्या, ये प्रोजेक्टाइल मोशन और इंक्लाइंड प्लेन का जो सेगमेंट है, आपको जो मैंने बातें अगर बोली है, अगर ये बहुत ध्यान से आपने दिमाग में रख ली तो आपको पिक्चर क्लियर, जो बातें अभी स्टार्ट करते समय इंक्लाइंड प्लेन के लिए बोली थी। बाद बाकी जो हमारा आज का टारगेट था, क्रैश कोर्स डे 7 का प्रोजेक्टाइल मोशन यानी काइनेमेटिक्स 2, ये पूरी तरह से मैंने कंप्लीट किया। अब बात करते हैं आगे, आप पूरा वीडियो देखिए बेटे, उस वीडियो के नोट्स टेलीग्राम ग्रुप से लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अच्छा मेहनत करिए, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा आपका जेईई मेंस में। थैंक यू बच्चों, आगे की बात है अगली वीडियो में।